नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आयुष्मान भारत योजना के तहत नया कार्ड केवल आधार आधारित ई-केवाईसी पूरा होने पर ही जारी किया जाएगा। देश भर में लगभग 32,000 संदिग्ध आयुष्मान कार्डों की जांच और वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है। फर्जी कार्ड मिलने पर उस पर मिलने वाली मुफ्त चिकित्सा सुविधा तत्काल बंद कर दी जाएगी। प्रियंका गांधी को पहली बार किसी राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है। केरल के प्रमुख के रूप में मधुसूदन मिस्त्री, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए टी.एस. सिंहदेव नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख बी.के. हरिप्रसाद को बनाया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को आरएसएस नेता सुनील आम्बेकर ने स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा बताया है। आम्बेकर ने कहा कि पूरी दुनिया को इस हिंसा पर ध्यान देना चाहिए और इसका कोई समर्थन नहीं होना चाहिए। आम्बेकर ने कहा कि आरएसएस का प्रमुख सिद्धांत राष्ट्र सर्वप्रथम है और समाज को एकजुट करना है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना शिव के विष पीने के भाव से की और संयम की बात कही। डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि सभ्य समाज की स्थापना महिलाओं के योगदान के बिना असंभव है और उनका सम्मान जरूरी है। भागवत ने हिंदू समाज को पंथ नहीं बल्कि एक ऐसा स्वभाव बताया जो मतभेदों को पार करते हुए सद्भाव बनाए रखता है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 26 नवंबर हमले के साजिशकर्ताओं को लाने की मांग की है। ओवैसी ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का उदाहरण देकर कार्रवाई करने के लिए कहा है। ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा कि ट्रंप कर सकता है तो आप क्या कम हैं? ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा की जगह लागू की गई वीबीजी रामजी योजना का विरोध करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल को इस योजना में भगवान राम का नाम शामिल किए जाने के कारण आपत्ति है। महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। वारिस पठान ने कहा कि फडणवीस संविधान की शपथ लेकर सीएम बने, लेकिन उसका कत्ल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में शिवसेना के 18 उम्मीदवारों निर्विरोध चुने जाने का दावा है। ठाणे, जलगांव और कल्याण, डोंबिवली नगर निकायों में शिवसेना के 6 उम्मीदवार निर्विरोध जीत हासिल की। विपक्ष ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों को डराने धमकाने और आर्थिक प्रलोभन देने का आरोप लगाया। असम सरकार ने अवैध कब्जे के खिलाफ सबसे बड़े अभियान के तहत 6,000 बीघा वन भूमि वापस लेने का लक्ष्य रखा है। होजाई जिले के डोबोका में आरक्षित वन क्षेत्र से करीब 1250 परिवारों का अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है। कब्जे वाले अधिकतर परिवार बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासी बंगाली मुस्लिम समुदाय के हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने टीएमसी छोड़ कांग्रेस में शामिल होकर बड़ा राजनीतिक कदम उठाया। मौसम नूर ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा भेजा और राज्यसभा सदस्यता से भी इस्तीफा देने का फैसला किया। राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मौसम नूर ने कांग्रेस में घर वापसी की है। उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी साहू ने बिहार की महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। आईपी के विधायक आईपी गुप्ता ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए गिरधारी को पकड़ने पर इनाम देने की घोषणा की। आईपी गुप्ता ने कहा कि किसी भी राज्य की महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। मानव भारतीय विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री घोटाले में आरोपी अशोनी कंवर और मनदीप राणा को भगोड़ा घोषित किया गया है। मुख्य आरोपी राजकुमार राणा ने
फर्जी डिग्रियां बेचकर लगभग 387 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की थी। अशोनी कंवर के बैंक खातों में अवैध धन का बड़ा हिस्सा वेतन और किराए के रूप में ट्रांसफर किया गया था। झारखंड के पलामू जिले में राजेश कुमार ने 7 वर्षों तक फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर लोगों को गुमराह किया। राजेश कुमार ने भारत सरकार लिखी कार और फर्जी आई कार्ड दिखाकर खुद को आईएएस अफसर बताया। पुलिस को तब शक हुआ जब राजेश ने अलग अलग राज्यों में अपनी पोस्टिंग के बारे में संदिग्ध बातें बताईं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को वाराणसी के डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 82वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। यह टूर्नामेंट 4 से 11 जनवरी तक खेला जाएगा, जिसमें पूरे देश से 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट में विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमें खिताब जीतने की कोशिश करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत से जीत का दावा करते हुए ममता सरकार को चुनौती दी। अमित शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को लेकर टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुरक्षा मुद्दे को प्रमुख बनाया। बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर केंद्रीय रणनीति तक व्यापक चुनावी योजना बनाई है और अमित शाह इसकी निगरानी कर रहे हैं। राज ठाकरे 20 साल बाद शिवसेना भवन में लौट रहे हैं, जहां उनका राजनीतिक सफर और विवाद दोनों शुरू हुए थे। 2003 में उद्धव ठाकरे को शिवसेना का अध्यक्ष बनाया गया, जिससे राज और उद्धव के बीच दरार बढ़ी। 2005 से 6 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) का गठन किया था। ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की अहम वजह वहां के तेल संसाधनों को बताया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में भारी निवेश करेंगी। वेनेजुएला का हैवी क्रूड ऑयल निकालना और रिफाइन करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण और महंगा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना बताया है। थरूर ने कहा कि आज की दुनिया में ताकत ही न्याय बन गई है और कानून केवल नाम मात्र रह गए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर 12 साल से सत्ता में रहे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया है।